हेलो एवरीवन। तो आज क्लास एनसीईआरटी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में पूरे इस रीजन के बारे में समझेंगे। ये साउथ एशिया रीजन है क्या, ठीक है, और क्या इनके पॉसिबिलिटीज हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज साउथ एशिया? सबसे पहले हम समझते हैं कि साउथ एशिया है क्या। तो डिफाइनिंग दिस रीजन, तो ये रीजन जो है डिफाइन करता है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये 7 कंट्रीज, 1 2 3 4 5 6, सॉरी, ये 6 कंट्रीज का ये जो ग्रुप है इसको कहते हैं साउथ एशिया। डेफिनेशन के तौर पे इसमें हम कभी कभी अफगानिस्तान को और म्यांमार को भी अब ऐड करने लगे हैं, पर इन रियलिटी ये 6 कंट्री जो है ये ज्योग्राफिकली साउथ एशिया में लाई करती है। फिजिकल फ्रंटियर्स के बारे में इनके फीचर्स हम जाने तो हिमालय नॉर्थ में पड़ती है, इंडियन ओशन साउथ में है, अरेबियन सी इन द वेस्ट है और बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट है। ठीक है, ये फिजिकल फ्रंटियर्स हैं इस रीजन्स के। ठीक है, फिर डाइवर्सिटी की बात करते हैं। रीजन कैरेक्टराइज बाय कॉमन हिस्ट्री बट डाइवर्स लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन। ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, साउथ एशिया। ठीक है, तो ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पता है क्या है? ये डाइवर्स लैंग्विस्टिक, कल्चर और रिलीजन वाला कंट्री है। अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर आपको इस कंट्री के बीच में देखने को मिलेगा। जैसे व्हेन व्हेन वी कम टू श्रीलंका, ठीक है, जब हम श्रीलंका पे आते हैं तो श्रीलंका में हमें देखने को मिलता है सिंहालीज कल्चर। इंडिया में आते हैं, इंडिया में तो इंडिया खुद के अलग से कॉन्टिनेंट है, ये तो डाइवर्स कल्चर है बहुत ज्यादा। ठीक है, पाकिस्तान में अलग कल्चर है, नेपाल में अलग कल्चर है, भूटान में अलग कल्चर है, बांग्लादेश में अलग कल्चर। सो यू विल फाइंड द प्लेथोरा ऑफ डिफरेंट कल्चर इन दीज कंट्रीज। सो इसलिए इन्हें कहा जाता है डाइवर्स लैंग्वेज और कल्चर होगा। तो ये सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशियन रीजन। ठीक है, बात करते हैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की। तो रेंजेस फ्रॉम अ डीप रूटेड डेमोक्रेसी, जैसे इनमें इन जो जो रीजन है इसमें अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस की जाती हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस, सिंस देयर इंडिपेंडेंस। ठीक है, और कुछ कंट्री का इंडिपेंडेंस को भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ कंट्री जैसे इंडिया, श्रीलंका है, आफ्टर देयर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ये हमेशा से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन के रही। ठीक है, बाय एंड द लास्ट। ठीक है, कोई इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई हैं बीच में, पर स्टिल ये डेमोक्रेटिक कंट्री बन के रही। और अदर कंट्रीज में हम देखेंगे जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक है, और क्या होता है, और बांग्लादेश हो गया, ये सब में मिलिट्री रूल हमें फेस करने को मिला है। और मोनार्की भी देखेंगे, जैसे नेपाल और भूटान में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रही थी। तो बेसिकली हम देखेंगे कि इस रीजन में पॉलिटिकल एक्टिविटी कैसी रही है। ठीक है, और थोड़ी सी इनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे जानने के लिए, क्योंकि इस आफ्टर ऑल हम इस रीजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। To understand the international perspective of particular country, we first need to delve into the domestic domain। हमें डोमेस्टिक डोमेन के बारे में उनको जानना पड़ेगा कि पाकिस्तान इंटरनली कैसे, मतलब उनकी पॉलिटिक्स चलती है। ठीक है, आते हैं सबसे पहले हमारे बगल वाले मुल्क पाकिस्तान पे। ठीक है, तो ये है पाकिस्तान मिलिट्री वर्सेस डेमोक्रेसी। तो आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस, ठीक है, पाकिस्तान अपने आजादी के बाद से ही एक दो डिलेमा फेस कर रहा है, मिलिट्री वर्सेस डेमोक्रेसी। हमेशा यहाँ पर कू हो जाता है। कू का मतलब होता है तख्ता पलट। ठीक है, तो वहाँ की जो मिलिट्री होती है हमेशा कू कर देती है, और जो यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है यानी जो पीपल के द्वारा इलेक्ट की जाती है डेमोक्रेटिकली, उसको हमेशा ओवरथ्रो कर देती है। क्या कर देती है? ओवरथ्रो कर देती है, हटा देती है। और क्या बोल के हटाती है? यही बोल के हटाती है कि आप लोग जो है आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर नहीं है, आप लोग पूरे कंट्री के प्रोटेक्टर नहीं है, आप लोग अच्छे से देश नहीं चला रहे हैं। और देश में वो डर दिखा देती है कि इंडिया कभी भी हम पे अटैक कर देगा। तो वो जो डर होता है, डर से, और वो पीपल भी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो इस तरीके से कू होता है और मिलिट्री रूल करना स्टार्ट करती है। हम थोड़ा इनके पॉलिटिकल सिस्टम को समझेंगे। ये देख रहे हैं, ये जो कार्टून जो देख रहे हैं आप, ये मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया है। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया है। ये दिख रहे हैं जनरल परवेज मुशर्रफ। ये है जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, ये आर्मी के जनरल थे। ठीक है, इन्होंने खुद को प्रेसिडेंट इलेक्ट, एक मेमोरेंडम पास किया था, खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया था। ठीक है, प्रेसिडेंट बना लिया था। तो यही इनके हिसाब दिख रहे हैं कि कैसे ये आर्मी, पहले प्रेसिडेंट से अगर आप ये हटा दो, जनरल हटा दो, तो क्या है? कुछ है नहीं है, जीरो है। अगर आर्मी वाले से हटा दो प्रेसिडेंट, तो कुछ है नहीं है। पर अगर प्रेसिडेंट और आर्मी दोनों इनके कैरेक्टर के अंदर आ जाए तो ये दो है, प्लस दो है। तो ये इनका हिसाब था, कुछ सिस्टम। यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे इनके डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे हैं, क्योंकि इन्होंने खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया था, और एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेमोरेंडम के थ्रू करवाया था इन्होंने। ठीक है,
तो ये एक डिस्कशन वाला पॉइंट था और पाकिस्तान की शो करता है ये पाकिस्तान में हमेशा से एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही है। क्यों रही है? क्योंकि हमेशा वहां बार बार मिलिट्री ओवरटेक कर लेती है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस इट विद अ टाइमलाइन, प्रॉपर टाइमलाइन के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है 1958 टू 71 के बीच में। ठीक है, एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है, एनसीईआरटी में आप एग्जैक्ट टाइमलाइंस के थ्रू पढ़ सकते हैं, या मैं ऐसे ओवरऑल पढ़ा रहा हूँ। तो मिलिट्री रूल आया है, जनरल अयूब खान एंड जनरल यहाया खान फेस मास डिससेटिस्फैक्शन एंड 1971 वॉर। ठीक है, बेसिकली जनरल जो अयूब खान थे सबसे पहले टेक ओवर करते हैं आफ्टर द मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के संविधान बनने के बाद ही टेक ओवर कर लेते हैं अयूब खान। उसके बाद फिर पॉपुलर डिसअरेस्ट होता है, फिर धीरे 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 यहाया खान उनको टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, जनरल यहाया खान। तो इनके अंडर में ही 1971 वॉर होता है। ठीक है, इनके अंडर में ही उसमें ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान, देन ईस्ट पाकिस्तान, करंट डे नाउ बांग्लादेश, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर इंडिपेंडेंस और फॉर ऑटोनॉमी। ठीक है, तो उसको ऑटोनॉमी को जो जो मूवमेंट्स होती है ना ईस्ट बांग्लादेश और नॉर्थ के पाकिस्तान में, उसको दबाने के लिए यहाया खान हार्ड मेजर्स लेते हैं। ठीक है, हार्ड मेजर्स कैसे लेते हैं? मिलिट्री के द्वारा सप्रेस करा देते हैं, मिलिट्री सप्रेशन होता है। और हमें देखने को मिलता है बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशन किए गए ईस्ट पाकिस्तान में, पाकिस्तानी आर्मीज के द्वारा लोगों को मारा गया। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको उनको पकड़ पकड़ के गोली मार दी गई। ठीक है, वहां की जो वुमेन्स थी पूरे 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 विलेज को उसको पूरा प्लंडर किया गया, रेप किया गया पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। तो ये काफी एक अलग लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे ह्यूमन राइट वायलेशन किया गया पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। और किनके कहने पे? यहाया खान के, क्योंकि वहां ईस्ट पाकिस्तान में उस टाइम पॉलिटिकल ये चल रहा था, डिसकंटेंटमेंट चल रहा था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, अब आते हैं 71 टू 77। फिर यहाँ से थोड़ा ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द वॉर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, डेमोक्रेसी आती है पाकिस्तान में। ठीक है, जो भुट्टो की सरकार आती है। फिर हमने देखता है कि हम सिमला एग्रीमेंट होता है। ठीक है, हमारा सिमला एग्रीमेंट जो होता है, सिमला एग्रीमेंट, सिमला एग्रीमेंट क्या था? सिमला सिमला एग्रीमेंट था 1971 के वॉर के बाद जो जो समझौता हुआ था कि अब आगे मतलब क्या क्या चीजें होंगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो ये सिमला एग्रीमेंट में डिस्कस किया गया था। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म्ड आफ्टर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। और बांग्लादेश को लिबरेट किसने कराया था, मतलब आजाद किसने कराया था? इंडिया ने कराया था। 1971 में इस दो कंट्री के बीच में, इंडिया वर्सेस पाक के बीच में वॉर हुई थी। ठीक है, दिसंबर में चली थी ये लड़ाई। और इंडिया ने उस टाइम के देन ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस दिलवाया था, और उसको जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम पर जानते हैं। ठीक है, सो नाउ डिस्कस 1977 से 1988 के बीच। तो फिर उनकी गवर्नमेंट को, भुट्टो की गवर्नमेंट को हमेशा से फिर से ओवरथ्रो की कर दी जाती है। किसके द्वारा? जियाउल हक, जनरल जियाउल हक के द्वारा। ठीक है, फिर से एक मिलिट्री कू होता है, फिर प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। अब फिर पर जियाउल हक को ना 77 के बाद, 82 से 1982 से ना जियाउल हक को क्या कहता है, धीरे धीरे प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फेस करना स्टार्ट कर देते हैं वो। और तब भी वो कुर्सी छोड़ते नहीं, वो कुर्सी छोड़ते हैं फाइनली जाके 1988 में। ठीक है, और फिर 1988 से प्रेजेंट डे डे को हमें देखने को मिला है कि काइंड ऑफ हाइब्रिड डेमोक्रेसी चली है वहां पर। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, फॉलोड बाय जनरल मुशर्रफ एंड लेटर इलेक्शंस। ठीक है, फिर धीरे धीरे वहां से जो जनरली कहते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर जो है ना, पोस्ट कोल्ड वॉर, ठीक है, या पोस्ट सोवियत डिसइंटीग्रेशन आप कह सकते हैं, कि धीरे धीरे वहां पर एक डेमोक्रेसी की लहर आई थी। बेनजीर भुट्टो आए थे, फिर नवाज शरीफ आए थे। ठीक है, पर धीरे धीरे फिर नवाज शरीफ फिर भी 1999 के वॉर के बाद। ठीक है, एक चीज आप नोटिस कीजिएगा पाकिस्तान में, हमेशा वहां के अवाम को, कॉमन पीपल को, वहां के पाकिस्तानी जनरल्स के द्वारा ये डर उनको दिखाया जाता है कि इंडिया हमारे ऊपर अटैक करेगा, एंड दीज पॉलिटिशियंस whom you have elected through democratic process is incapable। ठीक है, ये जो सारे हैं, ये सारे ये इनकेपेबल है कोई डिसीजन मेकिंग लेने में। तो डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन लेंगे हम, मिलिट्री लीडर लेंगे। ठीक है, तो ये बोल के, ये दिखा के ही ये लोग मिलिट्री कू कर को ये कर देते हैं, क्या कहता है, अपना जस्टिफाई कर देते हैं मिलिट्री को ये लोग। तो आफ्टर 99 वॉर के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ जो था, उन्होंने फिर से कू लाया पाकिस्तान में और वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। ठीक है, अब आते हैं व्हाई डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, जैसे अभी हमने ओवरऑल पढ़ लिया था। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, किसके इंपॉर्टेंट से? बोर्ड पर्सपेक्टिव के इंपॉर्टेंट से। ये बहुत बार पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और जब मैंने एग्जाम दिया था अपने क्लास 12 का, तो शायद इसमें भी, उसमें भी ये पूछा क्वेश्चन गया था। ठीक है, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे, तीन फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको आप 4 मार्कर 6 मार्कर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द सब पॉइंट्स। ठीक है, वो आपको करना आना चाहिए, और नहीं भी तो मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर करूंगा। ठीक है, फर्स्ट आते हैं सोशल डोमिनेंस पे।
कि जो पावर है पाकिस्तान में लाई इन द हैंड ऑफ मिलिट्री क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी हु ऑफन ओवरथ्रो इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान की जो सोशल डोमिनेंस है ना, पावर लाई कहाँ करती है, मिलिट्री में, क्लर्जी में और लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी। क्लर्जी का मतलब होता है कि वहाँ के जो इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ पीपल हैं जो रिलीजन से एसोसिएटेड है, ठीक है, रिलीजियस एसोसिएटेड है, और लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री, इन तीनों का ना वहाँ पर एक एक ये चल रहा है, कॉम्बिनेशन चल रहा है। और वो कॉम्बिनेशन क्या करती है ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देती है और मानती नहीं है उनकी। ठीक है, एक बहुत फेमस बुक भी लिखी गई है, ठीक है, वो क्या कहता है, मिलिट्री एंड द मुल्ला ऐसे करके कुछ बुक है, एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे इनके जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, क्लर्जी, मिलिट्री और लैंड ओनिंग के जो कॉम्बिनेशन है, लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी की कॉम्बिनेशन, ये वहाँ की सोशली सोशल इसको क्या कहता है, सोशल डोमेन को डोमिनेट करती है काफी ज्यादा। फिर आता है इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट को। प्रो मिलिट्री ग्रुप्स यूज द सिक्योरिटी, मैंने बोला ना कि जब जब इनको लगता है कि इनकी जो पूरी की पूरी रूल है ये जस्टिफाइड नहीं लग रहा है, तो ये फट सा एक सिक्योरिटी थ्रेट का नाम दे देते हैं, कहते हैं कि इंडिया हमारे ऊपर वॉर छेड़ देगा और ये पॉलिटिशियंस आपको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बोलता है फ्रॉम इंडिया टू जस्टिफाई मिलिट्री डोमिनेंस एंड हाई डिफेंस बजट। पाकिस्तान के हमेशा से हाई डिफेंस बजट्स रहे हैं। ठीक है, तो एक कंट्री जो पॉवर्टी, रैम्पेंट पॉवर्टी, हाई लिटरेसी, ठीक है, लोकल लेवल ऑफ इकोनॉमी उनकी पूरी बर्बाद हो गई है, स्टिल वो कंट्री अगर बहुत ज्यादा डिफेंस बजट रख रहा है, उसको जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा, अपने अवाम को बताना पड़ेगा। तो अवाम को हमेशा डर दिखाती है इंडिया का, कि इंडिया अटैक कर सकता है और हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर आता है लैक ऑफ सपोर्ट। वेस्टर्न पावर्स लाइक यूएसए प्रेफर्ड मिलिट्री रूल टू काउंटर ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म एंड इंश्योर न्यूक्लियर सेफ्टी। अब आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली हमेशा से मिलिट्री रूल को सपोर्ट मिला है, किसके द्वारा, इंटरनेशनल बैकिंग्स मिली है इनको, ऐसा नहीं है कि अचानक से ये लोग बन गए, क्योंकि आप देखते हैं कि कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बड़ी बड़ी कंट्रीज लाइक यूएसए जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पावर प्ले करती है इंटरनेशनल अरीना में। ठीक है, ये हमेशा से कोई भी जगह जब मिलिट्री कू करते हैं तो यहाँ भी बहुत विरोध करते हैं, यहाँ ये ह्यूमन राइट का गाना गाने लग जाते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, मिलिट्री रूल ने ओवरथ्रो कर दिया है वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को, ठीक है, अच्छा नहीं है, फलाना फलाना। ठीक है, ये अलग अलग इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे, ऐसा करेंगे। पर जब पाकिस्तान में कंटिन्यूअसली मिलिट्री क्यों हुआ, तो व्हाई डिड द वेस्ट डिडंट वॉइस्ड अगेंस्ट दोज रूल्स। ठीक है, क्यों उन्होंने वॉइस नहीं किया उस रूल्स के अगेंस्ट में, क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था कि ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म का जो उनका मूवमेंट है उसमें उन्हें मिलिट्री ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा, और वो उनको ज्यादा प्रेफरेबल लगा डील करने में एज कम्पेयर टू द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो वहां कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बैंकिंग ने भी उसको प्रमोट करा, इंकरेज करा मिलिट्री रूल को पाकिस्तान। फिर आते हैं बांग्लादेश था 1970s वन क्राइसिस को। तो ये आप जो देख रहे हैं ये शेख मुजीब उर रहमान है। ठीक है, शेख मुजीब मुजीब उर रहमान है। ये भाई साहब 1971 का इलेक्शन जीत गए थे। ठीक है, कहां पर, बांग्लादेश में। और इवन पूरे के पूरे जो पाकिस्तानी जो पूरे के पूरे जो पार्लियामेंट थे उनमें भी इनका क्या था, मेजोरिटी था। तो इन्होंने बोला कि अब हमारी गवर्नमेंट को फॉर्म करने दी जाए। पर उस टाइम जनरल यहाया खान को ये मंजूर नहीं था और जनरल यहाया खान ने इनको जेल में डलवा दिया। और पूरी ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, जो आज के करंट में क्या कहता है बांग्लादेश है, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान की पूरी कौम को पूरा सप्रेस किया मिलिट्री के द्वारा, और उनके सारे आवाजों को दबा दिया गया। ठीक है, ट्राई किया दबाने का, पर कुछ आवाज दब नहीं पाई, और धीरे धीरे वही करके क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिला बांग्लादेश को। ठीक है, फिर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब ऐसा क्यों होता था, आप बोलते थे क्यों इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट था। जो बांग्लादेश है आज का, ठीक है, ये बंगाली कल्चर फॉलो करता है। ठीक है, उर्दू प्रोमिनेंस नहीं है यहाँ पर, यहाँ बंगाली कल्चर है तो मुस्लिम ये भी लोग प्रोमिनेंटली, सारे मेजोरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम्स, बट ये बंगाली कल्चर फॉलो करते हैं। प्रोटेस्टेड उर्दू इम्पोजिशन। अब वो जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं ना, वो उर्दू मतलब उर्दू पढ़ते हैं और उनकी जो कल्चर है थोड़ी उर्दू से रिलेटेड है। एंड इकोनॉमिक नेग्लेक्ट बाय वेस्ट। ठीक है, अब पता है मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा, एक रीजन वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान का डिफरेंस क्या था। ये लोग उर्दू बोलते थे और ये लोग बंगाली बोलते थे। ठीक है, और जो उर्दू बोलने वाले लोग थे ये मेजरली अपने आप को समझ, मतलब ये मेन पार्ट ऑफ पाकिस्तान था, और ये समझते थे कि ये लोग तो ये भूखे नंगे बंगाली हैं। ठीक है, और ये हमसे काफी ज्यादा बैकवर्ड है, इनको बैकवर्ड समझते थे ये, कि बैकवर्ड है ये, तो उर्दू का मतलब प्रोमिनेंस मानते थे और समझते थे बंगाली कल्चर बैकवर्ड है और ये लोग मतलब अच्छे लोग नहीं है, हमारे मुस्लिम से भी नीचे क्लास वाले बंदे हैं। तो इनको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते थे और इकोनॉमिकली उनको नेग्लेक्ट किया जाता था व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान ने, देखिए थोड़ा सा मेरा गलत हो गया है, ठीक है, इसको शेख मुजीबुर रहमान ने एक अवामी लीग बनाई। ठीक है, और 1971 इलेक्शन जीत गए, बट उनको पावर डिनाई कर दिया गया और उनको अरेस्ट करवा दिया गया। ठीक है, वॉर हुई।
लार्ज स्केल माइग्रेशन टू इंडिया मैंने बोला कि इंडिया ने वॉर क्यों किया सर, इसकी तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स था, ये तो इनका डोमेस्टिक इंटरफेरेंस किया इंडिया ने उनके डोमेस्टिक इसमें अफेयर्स में। ऐसा बिल्कुल नहीं था, इंडिया ने वॉर इसलिए छेड़ा क्योंकि जब मैंने बोला ना यहाया खान ने, जनरल यहाया खान ने जब मास लेवल पे मिलिट्री सप्रेशन, मिलिट्री के द्वारा सप्रेस कराने लगे लोगों को, तो एक लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ, ठीक है, लोग भाग भाग के क्या हुआ, देन बांग्लादेश से कहा आने लगे, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एंटर करने लगे, और जिससे इंडिया में ये हो गया, रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया इंडिया में। क्या हो गया, रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया। तो देन गवर्नमेंट जो इंदिरा गांधी लीड कर रही थी, उन्होंने पाकिस्तान को पहले नॉर्मली फॉर्मली बोला, ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि आप जितने भी माइग्रेशन रिलेटेड इश्यूज हैं आप उसको सॉल्व करें ऑटोमेटिकली खुद से। पर ऐसा पाकिस्तान नहीं किया, पाकिस्तान ने, और इंडिया को मजबूरन में वॉर छेड़ना पड़ा पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। फिर लिबरेशन हुआ, पाकिस्तानी फोर्सेस सरेंडर्ड, फिर इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तानी फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया 1971 में। आपको पता है 92,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, ये वन ऑफ द बिगेस्ट सरेंडर था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। तो यस, इंडिया हैड मैसिवली स्वेप्ट डाउन द पाकिस्तानी फोर्सेस इन द ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड एज अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और बांग्लादेश भी फॉर्म किया गया सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के तौर पे स्टार्टिंग में। पर धीरे धीरे फिर शेख मुजीबुर रहमान ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया, और फिर आप देखेंगे कि बांग्लादेश में भी धीरे धीरे एक शिफ्ट हुआ है मिलिट्री कू का। बांग्लादेश में भी मिलिट्री कू हुआ, बांग्लादेश में भी मिलिट्री लीडर ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके मिलिट्री गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, एक दो चले गए, जनरल इरशाद वगैरह पढ़िएगा, ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे। और नेपाल मोनार्की टू रिपब्लिक्स, नेपाल में हमेशा से मोनार्की रही थी, कैसा राजा वाला रूल था, फिर रिपब्लिक की तरफ आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी बनी बीच में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी। फिर उनको उनके गवर्नमेंट को चाहिए था कि नहीं, हमें पूरा कंप्लीट कंप्लीट मोनार्की, हमको ये चाहिए, और ये चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। हिस्टोरिकली हिंदू किंगडम विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है, एक हिंदू किंगडम था विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, यानी मोनार्की भी रहेगी और कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, ठीक है, उनको रूल बुक एक रहेगा, एक एक ये रहेगा, रेफरेंस रहेगा जहां से मोनार्की रूल करेगी, ऐसा नहीं है कुछ भी मोनार्की रूल कर दी। ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट था, मोनार्किस्ट फोर्सेस वर्सेस माओइस्ट इंसर्जेंट वर्सेस डेमोक्रेटिक पार्टी। यहाँ एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है नेपाल में। मोनार्किस्ट फोर्सेस यानी एक राजा चाहता था कि हमारा रूल हो, एक माओइस्ट इंसर्जेंट्स की भी फीलिंग आई। माओइस्ट क्या होता है, जनरली ये जो कम्युनिस्ट में जो माओइज्म, जो जनरल जो माओ जिदोंग की फिलॉसफी मानते हैं ना, माओइज्म थोड़ा सा वायलेंट अपराइजिंग की बात करते हैं, वायलेंट अपराइजिंग की बात करते हैं, ठीक है, उसको माओइस्ट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग माओइस्ट इंसर्जेंट बीच 90s में देखने को मिला था नेपाल में, ठीक है, और एक डेमोक्रेटिक पार्टीज वाले भी बहुत ज्यादा ग्रोथ है। फिर 2006 में आता है सेवन पार्टी अलायंस लेड मैसिव नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट फोर्सिंग द किंग टू रिस्टोर पार्लियामेंट। फिर उन्होंने वो 2006 में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में, और उन्होंने फोर्स कर दिया किंग को कि पार्लियामेंट को दोबारा से रीस्टोर कर दिया जाए, ठीक है। फिर मोनार्की का एंड ऑफ मोनार्की, नेपाल वाज डिक्लेयर्ड अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फेडरल का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब कि वहां इलेक्शंस होगा और पावर डिवाइड कर दी जाएगी सेंटर एंड स्टेट्स के अलग अलग रीजन इसके द्वारा, इसमें फॉर्म ऑफ पावर में, ठीक है, 2008 में। अब आता है श्रीलंका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। श्रीलंका क्या था, श्रीलंका हमारे ही नीचे वाला कंट्री है श्रीलंका, और आपने सुना होगा कि यहाँ पर इसका इसका पूरा का पूरा जो है, इसका जो कोर इशू है या कोर कॉन्फ्लिक्ट है, ये सिन्हाला वर्सेस माइनॉरिटी तमिल है। तो बेसिकली जो तमिलियन लोग थे उनको ब्रिटिशर्स ले गए थे, ब्रिटिशर्स ले गए थे टू वर्क इन द प्लांटेशन, टू वर्क इन द प्लांटेशन, काम करने के लिए 200-300 साल पहले ले गए थे, और वहां जाके वो सेटलर हो गए, फिर धीरे धीरे वहां के प्लांट वो परमानेंट निवासी बन गए लोग, ठीक है। पर वहां पर आते ही लोग माइनॉरिटी में, ठीक है। तो जब सिन्हाला आजाद हुआ उस टाइम, श्रीलंका आजाद हुआ उस टाइम इसको बोला जाता था सिलोन, ठीक है, ब्रिटिश शहर। तो जब सिलोन गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, तो जो सिन्हाला और तमिल के बीच में एक इशू आ गया, कैसे, सिन्हाला बिलीव श्रीलंका बिलोंग टू देम ओनली, उनको लगा पूरा का पूरा श्रीलंका उन्हीं को बिलोंग करता है। और धीरे धीरे आपने देखा होगा, आपने नाइन्थ क्लास के नाइन्थ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसको अच्छे तरीके से कवर किया गया है, इसका सिन्हाला वाले इशू को। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, तो तमिल को नेग्लेक्ट कर दिया गया श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में, और सिन्हाला को प्रोमिनेंस दिया गया, सिन्हाला लैंग्वेज, सिन्हाला कम्युनिटी को, उनके लैंग्वेज को रिजर्वेशन दी गई, ठीक है, और सारी फैसिलिटी सिन्हाला कम्युनिटी को दी गई, और माना गया कि पूरा का पूरा देश सिन्हाला से बिलोंग करता है। पर रियलिटी नहीं है, और कोई भी सेटलर्स भी है, पर अगर वो परमानेंट निवासी बन चुका है, तो आपको उसको कुछ सर्टन राइट्स या सर्टन प्रोटेक्शन देने पड़ेंगे, पर वो तमिल को देने में फेल हो गए। तो इससे क्या हुआ, एक सेपरेट फीलिंग ग्रो हो गई तमिलियंस के बीच में, और वो सेपरेट फीलिंग जो था एक वायलेंट मूवमेंट बन गया, वायलेंट मूवमेंट बन गया, और वहां की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये एलटीटीई, ठीक है, एस प्रभाकरन के द्वारा बनाई गई ये एलटीटीई जो है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स एलम,
ठीक है, एलम की डिमांड करने लगा। एलम क्या होता है? तमिल सेपरेट एलम, एलम मतलब होता है तमिल में स्टेट। तो ये एक सेपरेट स्टेट की मांग करने लग गए श्रीलंका के अंदर ही, ठीक है। अब बोले कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि अब देखिए तमिलियंस, क्योंकि तमिलियंस को डायरेक्टली यहाँ अफेक्ट कर रहे थे, तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई इंडिया, इंडिया के पॉलिटिक्स में भी, ठीक है। तो इंडिया की फीलिंग में जब ये आई ना, फीलिंग आई, तो इंडियन लोगों ने, स्पेशली साउथ इंडियंस, तमिलियंस ने गवर्नमेंट को बोलने लगा कि आप लोगों को इंटरवीन करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने 1987 में, राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, और देन श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ एक अकॉर्ड साइन किया, ठीक है। 1987 आईपीटीएफ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को सेंड किया गया, भेजा गया यहाँ से उस रीजन को स्टेबलाइज करने में। बेसिकली इनको, इनका मेन पता है काम क्या था? मेन काम था एलटीटीई को सरेंडर करवाना, ठीक है। एलटीटी ने रेडी हो गई थी कि हम इंडियन फोर्सेस को सरेंडर कर देंगे और दोबारा नॉर्मलसी लाई जाएगी रीजन में, ठीक है। पर इंडियन फोर्सेस उल्टा हो गया, वहां जाने के बाद इंडियन फोर्सेस एलटीटी से लड़ने में लग गई, और पूरी की पूरी जो हमारी ये थी सिचुएशन थी, आईपीईकेएफ का जो मिशन था वो फेल हो गया, आप कह सकते हैं। और इंडियन फोर्सेस उल्टा इंगेज कर रही थी एलटीटी को जाने के बाद। वॉर एंडेड इन 2009 विद द डिफेक्ट ऑफ एलटीटीई, डिस्पाइट वॉर श्रीलंका मेंटेन्ड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इनका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट यही था, ठीक है। फिर आते हैं इंडिया एंड इट्स नेबर पे। हमारे मैं बेसिकली मैंने जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज उनको कवर किया है, और उनके साथ हमारे फ्रिक्शंस पॉइंट क्या है, यानी हमारी जहां दिक्कतें हैं थोड़ी सी, और एरिया ऑफ कॉपरेशन क्या है हमारा, ठीक है। पहले आते हैं बांग्लादेश पे, रिवर वाटर शेयरिंग, गंगा तीस्ता इलीगल माइग्रेशन, ठीक है। हमारा की फ्रिक्शन एरिया है रिवर वाटर शेयरिंग पे, गंगा पे अभी भी आपने सुना होगा इश्यूज आ रहे हैं बांग्लादेश को, इलीगल माइग्रेशन, रोहिंग्यास, आपने सुना होगा कि रोहिंग्यास काफी ज्यादा मूव करते हैं, ठीक है। रोहिंग्यास जो वहां से बांग्लादेश से, और अलग भी इलीगल इमिग्रेशन होता है बांग्लादेश से। नेपाल से ट्रेड डिस्प्यूट है, थोड़ा सा एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स अभी हाल में देखने को मिला है, और चाइना का इन्फ्लुएंस वहां धीरे धीरे बढ़ रहा है। नेपाल पर हिस्टोरिकली एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री रहा है इंडिया का। आते आते श्रीलंका का फिशरमैन क्रॉसिंग बॉर्डर, या हमेशा आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में कि श्रीलंका के फिशरमैन इंडिया में आ जाते हैं, फिर उनको पूरा फॉर्मेलिटी करके भेजना पड़ता है, फिर तमिल एथनिक इश्यूज है थोड़ा सा। तो एक क्रीक फ्रिक्शन पॉइंट है जहां दिक्कतें हैं इन दोनों कंट्री के रिलेशन के बीच में। अब आते हैं एरियाज ऑफ कॉपरेशन। बांग्लादेश और इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट, काउंटर टेररिज्म और ट्रेड में अच्छा एरिया ऑफ कॉपरेशन है, ठीक है। नेपाल में ओपन बॉर्डर पॉलिसी है, ठीक है। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में आपको कोई वीजा, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में आ जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री फ्लो है, ठीक है, फ्री फ्लो है। उसको हालांकि अभी हाल में रोका गया था बीच में, क्योंकि नेपाल की कंडीशंस जो थी, वहाँ की डेमोक्रेटिक कंडीशंस ठीक नहीं थी, तो इंडिया ने रोक रिस्ट्रिक्ट किया था। हाइड्रो पावर में इनका काफी, हाइड्रो पावर जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पानी से, डैम से, उससे बहुत ज्यादा एरिया ऑफ कॉपरेशन है हम लोग का। एजुकेशन और हेल्थ एड में भी है, ठीक है। श्रीलंका से आते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा, और सुनामी रिलीफ में हमारा कॉपरेशन है श्रीलंका से। तो हमने देख लिया की फ्रिक्शन पॉइंट, एरियाज ऑफ कॉपरेशन। नाउ लेट्स मूव टू सार्क, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है इनका एक कोऑपरेटिव रीजन बनाना, जिससे पूरे के पूरे रीजन को क्या हो, प्रमोट करे। ये क्या करते हैं? प्रमोट करे, प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करे पूरे रीजन में, ठीक है। एक कंट्री, सारी की सारी कंट्री प्रॉस्पर हो, साउथ एशियन कंट्री, ठीक है। और सैफ्टा भी साइन किया गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया गया इनके बीच में 2004 में, जिससे टैरिफ जो था, ट्रेड टैरिफ था, इस पर्टिकुलर रीजन में, साउथ एशियन रीजन में रिड्यूस कर दिया जाए, ताकि आपस में जो इनका जो था, आपस में कोऑपरेशन था, व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है, इंक्रीज हो जाए। लिमिटेशन क्या थी? परसिस्टेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट स्टॉल्स ग्रोथ। आपको पता है साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान भी आता है, और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं आपको सबको पता है। तो उसके कारण क्या होता है, ये जो टैरिफ है, जो टैरिफ कम करने का और बिजनेस को बहुत बढ़ाने का, ये पूरा का पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, आप कह सकते हैं साथ, ठीक है। स्मॉल कंट्री फेयर इंडियन इकोनॉमिक डोमिनेंस, और स्मॉल कंट्री को पता क्या लगने लगा कि इंडिया अपनी मार्केट को हमारे कंट्रीज में बैठाने का एक तरीका, टूल ढूंढ रहा है सार्क, ठीक है। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया हैज मिक्स्ड सक्सेस, डिस्कस विद एग्जांपल फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये 6 मार्कर क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान क्या होता है, पाकिस्तान ने, आपको देखा कि मिलिट्री coup फेस किया था अयूब, जिया, मुशर्रफ के द्वारा। रीजन क्या है? डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री क्लर्जी अलायंस आप शो कर देंगे, लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट भी कर देंगे, ठीक है। फिर बांग्लादेश में भी सेम था, एक स्टार्टिंग में लैंग्वेज मूवमेंट से स्ट्रगल कर रहा था, मुजीब असैसिनेशन के बाद मिलिट्री रूल आया वहां भी, जिया और रहमान और मशाद का, ठीक है। फिर कंक्लूजन आता है, डिस्पाइट हर्डल्स द डिजायर फॉर डेमोक्रेसी इज हाई इन ऑल साउथ एशियन नेशन एज पर सर्वे, ठीक है। और इंडिया, इंडिया और एक श्रीलंका, दो ऐसी कंट्री रही है जो डिस्पाइट ऑल द इश्यूज डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करने में सक्सेसफुल रही है इस रीजन में, ठीक है। ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। फिर आते हैं
अनदर 6 मार्क का क्वेश्चन पे, व्हाट आर द मेन इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये तो ऐसे बिल्कुल एकदम सा बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन है, आप कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। कश्मीर इशू रहा है हमारा, ठीक है, पाकिस्तान क्लेम करता है कि कश्मीर उनका है। आप पढ़ सकते हैं वो जो स्टार्टिंग में कश्मीर का डिवीजन हुआ था, उस पे हम दोनों का अलग-अलग राय है और दोनों मानते हैं कि कश्मीर उनको बिलॉन्ग करता है। ये कश्मीर इश्यू है दोनों के बीच में। न्यूक्लियर रेस है इन दोनों के बीच में। दोनों ने अपने वेपन 1998 में टेस्ट करे थे पोखरण में, और एक ये रीजन को पूरा का पूरा रीजन को वोलेटाइल बना दिया था हम लोगों ने, ठीक है? वो रीजन बहुत ज्यादा इंटरनेशनल इसमें आ गया था, नजरों में आ गया था ये नजर रीजन, क्योंकि दो न्यूक्लियर कंट्री आपस में बिल्कुल बगल-बगल में है और दोनों कंट्री के रिलेशन अच्छे नहीं है। तो ये पूरा न्यूक्लियर पूरा का पूरा एक अलग से एक टेंशन वाला माहौल बन गया था। सियाचिन एंड सर क्रीक में हमारा जो उनके साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सर क्रीक पड़ता है गुजरात के साइड में, आपको पता है। प्रॉक्सी वॉर चलते रहता है, टेररिज्म, पाकिस्तान टेररिज्म को फंड करता है, ठीक है, उसको प्रॉक्सी वार कहते हैं। जब डायरेक्ट कंट्री लड़ाई नहीं लड़ती ना, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं होता, कोल्ड वॉर भी नहीं बात कर रहा हूँ, या मैं प्रॉक्सी वार की बात कर रहा हूँ। प्रॉक्सी वार होता है मतलब बिना डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के आप स्मॉल लेवल पे उस कंट्री पे अलग अलग तरीके से वॉर छेड़ते हैं, ठीक है, उसको प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। तो आप टेररिज्म को कर सकते हैं, साइबर अटैक कर सकते हैं, उसको प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। तो इंडिया चार्ज ऑफ स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान था, ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है वहां की। तो टेररिज्म को वो लोग स्टेट स्पॉन्सर करते हैं। वे फॉरवर्ड रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ट्रेड एंड डायरेक्ट डायलॉग, ठीक है, पर स्टिल हमें फ्यूचर्स में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए उनके ट्रेड और डायरेक्ट डायलॉग्स को इंप्रूव करने के लिए। नाउ कम फॉर मार्केट क्वेश्चन, ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट समझा दीजिएगा, द किंग माओइस्ट वाला, ठीक है, सेवन पॉलिटिकल पार्टी वाला। फिर स्टेट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ साफ्टा, साफ्टा का क्या ऑब्जेक्टिव था? अब भाई साफ्टा है ही क्या कहता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का होगा कि टैरिफ को कम करने का, रीजनल कॉपरेशन बढ़ा रहा है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा पूरे पूरे रीजन का, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं और कंक्लूजन कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट रीजन में अभी भी बनी हुई है। इंडिया का रोल है बिग ब्रदर के तौर पे इस रीजन में, और रीजनल स्टेबिलिटी को इंडिया ने बना के रख रखा है, ठीक है। और जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। क्यों स्ट्रेटेजिक लोकेशन है? क्योंकि यहाँ इस इसी छोटे से रीजन में टू न्यूक्लियर पावर रिसाइड करती है, ठीक है, और जिनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं आपस में। तो ये काफी एक दुनिया की नजर रहती है हमारे ऊपर, इस रीजन के ऊपर, क्योंकि ये रीजन काफी ज्यादा अच्छे और बुरे, अच्छे और अलग अलग इससे भी जाना जाता है, ठीक है। और भी तो ग्लोबल पावर लाइक चाइना, और चाइना को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करना भूल गए। चाइना और यूएसए भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है इस रीजन में, थ्रू ट्रेड एंड अदर मीन्स, ठीक है। सो आवर नाउ इस चैप्टर इज कंप्लीट, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक सीरीज बनाऊंगा और उस सीरीज में सारे वीडियोस कवर करने के ट्राई करूंगा कि सारे अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कवर करूं। तो प्लीज सब्सक्राइब।